राहुल आज सुबह सुबह घूमने निकला। सर्दी का वक्त था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठे बैठे कांप रही थी। राहुल उनके पास गया और कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली, मैं दादी माँ हूँ। राहुल ने कहा, आप कहाँ रहते हैं और आप कौन हैं? पर उस औरत के मुंह पर तो एक ही नाम था कि मैं दादी माँ हूँ। राहुल उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें गरम गरम चाय पिलाई और उन्हें एक कंबल दी। राहुल को पता था कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए उसने कोई भी सवाल नहीं पूछा। राहुल एक 25 साल का लड़का था। गांव में कॉलेज नहीं है, इसलिए वो शहर में किराए के घर में रहता है। राहुल के पिताजी एक स्कूल टीचर हैं। राहुल को अपना गांव छोड़े 2 साल हो गए हैं। अगली सुबह राहुल उठा तो देखा दादी माँ अभी भी सो रही है। राहुल ने सोचा कि उन्हें उठा लें, पर वो औरत आराम से सो रही थी, इसलिए राहुल को उसको उठाने का मन नहीं किया। आज रविवार होने के कारण राहुल को कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए उसने सोचा कि ये दादी माँ है कौन, मुझे पुलिस में बताना चाहिए, इसके परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे। राहुल ये सब सोच रहा होता है कि उसे पता चलता है कि दादी माँ उठ चुकी थी। वो उनके पास गया और उसने जल्दी से चाय पिलाई और सोचा कि अब उनसे पूछा जाए। राहुल ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? लेकिन उसके मुंह पर एक ही नाम था कि मैं दादी माँ हूँ। उसने सोचा कि अब पुलिस के पास जाना पड़ेगा। राहुल उठा और जाने लगा कि उसके घर की डोरबेल बजाई। राहुल उठा और दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी कॉलेज फ्रेंड राधा खड़ी थी। राहुल ने कहा, तुम इतनी जल्दी मेरे घर पर? राधा बोली, हाँ, वो मुझे एक बुक चाहिए थी, इसलिए राधा अंदर आ जाती हैं तो देखती हैं कि एक दादी माँ राहुल के घर में है। ये कौन है राहुल? बड़े हैरानी के साथ राधा पूछती हैं। ये वो राहुल राधा को सब बताता है और राधा कहती है कि तो बाहर जिसे सब खोज रहे हैं वो तुम्हारे घर हैं। राहुल बोलता है, क्या कह रही हो तुम राधा? कौन किसे खोज रहा है? तभी राधा कहती है कि बाहर वृद्धाश्रम वाले कह रहे थे कि कल रात एक बूढ़ी औरत भाग गई और किसी को दिखे तो तुरंत खबर करें। क्या? राहुल बड़े ज़ोर से कहता कि ये क्या कह रही हो तुम राधा? हाँ राहुल, मैंने खुद देखा। अब हमें जल्दी से इन्हें उनके हवाले कर देना चाहिए। राहुल बोलता है कि पहले हमें इनसे पूछ लेते हैं कि ये किस कारण से वृद्धा आश्रम से भागी थी। राहुल उनके पास जाता है और कहता है, क्या आप वृद्धाश्रम से भागी हैं? दादी माँ कुछ नहीं बोली तो राहुल बोला, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ देता हूँ। दादी फिर भी कुछ नहीं बोली और तब राधा बोली, ठीक है, मैं उन्हें बाहर से बुलाती हूँ। राहुल जैसे उठ ही रहा होता है तो दादी माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि रुको, उन्हें मत बुलाओ, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे वहाँ नहीं रहना। राहुल बोला, ठीक है, मैं नहीं ले जाऊँगा आपको, पर आप कौन हो? मेरा नाम सरस्वती है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और जब मेरी शादी होके जब मैं इस शहर में आई थी, मेरे पति एक स्कूल में टीचर थे। हमें 2 बच्चे हुए। बड़े बच्चे का नाम सोहन और छोटे बच्चे का नाम मोहन था। मैंने दोनों बच्चों को बराबर प्यार दिया और वो दोनों भी बहुत समझदार थे। और फिर एक बार मेरे बड़े बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ उसे एक माया नाम की लड़की से प्रेम हो गया। हमने भी उस लड़की के घर वालों से बात कर शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद शादी हो गई। माया हमारे घर में बहू बन के आ गई और फिर थोड़े दिनों बाद माया ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। माया ने सबसे बुरा बर्ताव करती थी और प्रॉपर्टी अपने नाम कर देना चाहती थी। इसलिए मैंने मोहन के बापूजी को कहा कि आप मोहन की शादी कर लो ताकि हम दोनों में बराबर जायदाद बांट सकें। और फिर हमने छोटे बेटे की शादी एक बिना बाप की लड़की सुधा से कर दी। उनके 1 साल बाद सुधा को बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम हमने राज रखा। लेकिन माया को 2 साल हो गए और फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ और माया और जलने लगी और अपनी देवरानी के साथ बड़ी बदतमीजी करने लगी। और एक दिन छोटे बेटे मोहन और उसकी बीवी सुधा और बच्चा राज कहीं गए हुए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरा छोटा बेटा मोहन और उसकी बीवी सुधा तो मर गए, लेकिन मेरा पोता राज बच गया। उसके बाद तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। माया के कहने पर मेरे अपने ही बेटे मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया और मेरे पोते का पता नहीं क्या किया। तब से मैं आज तक वृद्धाश्रम में हूँ। मुझे कोई बाहर नहीं जाने देता और आज पूरे 14 साल हो गए मैंने अपनों को नहीं देखा।
मेरे बेटे ने आश्रम वालों को कहा रखा था कि मुझे बाहर ना आने दे। वो मुझसे 2 बार मिलने आया, पर उसने मुझे राज के बारे में कुछ नहीं बताया। राहुल बोला, शायद आपका बच्चा यानी राज को इस माया ने मार दिया होगा। नहीं दादी, माँ बोली, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब राज के माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे राज के नाम कर दी थी और कहा जब तक राज 16 साल का नहीं हो जाता तब तक ये जायदाद किसी को नहीं दे सकता। इसी बीच इसे कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद सरकार को दी जाएगी। ये सब मोहन ने माया की हरकत देखकर कहा, इसलिए माया उसे नहीं मार सकती। राहुल बोला, पर आप पुलिस के पास जा सकती थी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाने दिया और मुझे आश्रम में भेज दिया। मैं अपने पोते से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधा कहती है कि हम आपको आपके पोते से मिलाएंगे, तब तक आप राहुल के पास रहें और हम बाहर भी कुछ नहीं बताएंगे, है ना राहुल? राहुल ने भी सर हिला दिया और कहा, ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो बता देना, तब तक हम बाहर जाके आते हैं। राहुल बाहर से ताला देकर और राधा के साथ सीधा अपने खास दोस्तों के पास गया और उन्हें एक होटल में बुलाकर सारी बात बताई। राहुल ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई तो उसमें से एक दोस्त बोला कि जाने दे यार, उस औरत को वापस छोड़ दे। मैं तो कहता हूँ क्यों फालतू की मुसीबत मोल ले रहा है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोला कि ये सही कह रहा है, हमें क्या लेना देना, जाने देना यार। तभी राधा बोलती है, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? कोई हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम लोग कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो ना बोलो। और हाँ, वो वैसे भी राहुल के घर है, और अब ये सोचो कि राज को दादी माँ से कैसे मिलाएं। राहुल बोलता है कि हमें राहुल के घर चलना चाहिए। तभी मोहित, राहुल का दोस्त, बोलता है, हम पुलिस को बताते हैं, मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी राधा बोलती है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो भी हमारे पास माया और सोहन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर हम दादी माँ को उनके पास ले गए तो भी वो उन्हें घर में तो ले लेंगे, लेकिन वो बाद में उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए हमें साथ में कुछ सोचना चाहिए। राहुल बोलता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। और राधा, तुम भी अपने घर जाओ, मैं आज दादी माँ को संभाल लेता हूँ। राधा बोलती है, ठीक है, हम कल कॉलेज में मिलते हैं, तुम दादी माँ का ख्याल रखना। राहुल घर जाता है तो देखता है कि दादी माँ उठकर रसोई में कुछ कर रही हैं। राहुल भाग के जाता है और कहता है कि आप क्या कर रही हैं? दादी माँ कहती हैं कि वो चाय बना रही थी, और राहुल को चाय देकर कहती हैं कि तुम भी चाय पियो, और उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे पोते के बारे में पता लगाया? राहुल कहता है कि नहीं, मैं अब तक नहीं गया, क्योंकि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ जाकर क्या कहूँ, मुझे वहाँ जाने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। दादी माँ बोलती हैं कि मैं पिछले 10 सालों से आश्रम में थी, वहाँ मैंने बहुत बार भागकर जाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम रही। मुझे अपने पोते के पास जाना है। तुम भी तो किसी के पोते हो, तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है, दादी माँ के पास के गाँव रामगंज में रहता हूँ। मेरे बाप बहुत अच्छे हैं और मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी जल्दी शादी होने वाली है। दादी माँ बोली, और तुम्हारी दादी कैसी हैं? राहुल बोला, नहीं, मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा। पापा बोलते हैं कि जब मेरा जन्म होने वाला था तब मेरी दादी चल बसी और मैंने अपनी दादी को नहीं देखा। हाँ, पर सुना है ज़िंदगी में दादी होना ज़रूरी है, हम उनके पास बैठकर कुछ ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। माँ बाप से ज़्यादा हमें दादी प्रेम करती हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। हर एक बच्चे को दादी की ज़रूरत है। दादी माँ कहती हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो राहुल, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया। जब मेरा छोटा बेटा मोहन इस दुनिया को छोड़ के गया था तब उसके बेटे राज की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि मेरे बड़े बेटे राज अच्छा नहीं लगता था और माया तो उससे नफरत करती थी। ऐसे में मैंने उसे 2 साल संभाला। फिर माया को लगा कि मैं उसे उन दोनों के खिलाफ भड़का रही हूँ, तो माया ने सोहन के कहकर मुझे आश्रम में भेज दिया। मैंने तो कहा मुझे भले आश्रम भेज दो, पर मेरे राज को मेरे साथ रहने दो। मुझे तो बाद में ये लगने लगा कि मेरे छोटे बेटे और उसकी बीवी को माया ने मरवाया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम कुछ करो राहुल, मैं भी तुम्हारी दादी माँ जैसी हूँ। राहुल बोला, आप चिंता मत करिए, आज से आप भी मेरी दादी माँ हैं और मैं आपका ख्याल रखूँगा
और आपके पोते से भी मिलाऊंगा और माया को भी सबक सिखाऊंगा। दादी माँ बोली, ठीक है बेटा, और अब तुम सो जाओ। अगले दिन सुबह सुबह राहुल उठता है और देखता है कि दादी माँ अभी सो रही हैं। वो उनके लिए चाय बनाता है। तभी दरवाजे की रिंग बजती है। राहुल दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि राधा आई हुई है। राहुल बोलता है कि राधा, तुम सुबह सुबह मेरे घर पे? राधा बोलती है कि वो दादी माँ से मिलने आई है और साथ में माया के घर जाने के लिए एक प्लान भी बनाकर लाई है। राहुल, अच्छा, तो वो प्लान क्या है, ज़रा हमें तो बताओ। राधा बोलती है कि मैं और आकाश माया के घर पर जनगणना वाले बनकर जाएंगे। ऐसे में हम उनके सारे घर वालों के बारे में पता लगा लेंगे। राहुल को राधा का प्लान अच्छा लगता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, मेरी बहन की शादी है इसलिए मुझे कार्ड बांटने जाना है और वापस आकर सारी बात बताना। राधा राकेश को फ़ोन लगाती है और उसे बोलती है कि वो राहुल के घर आ जाए। राकेश जल्दी से राहुल के घर आ जाता है और फिर राधा और राकेश दोनों माया के घर चले जाते हैं। राधा माया के घर का दरवाज़ा की बेल बजाती है। तभी एक सुंदर महिला लंबे कद की और पूछती है, आप कौन हैं? राधा बोलती है कि हम जनगणना वाले हैं। आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरा नाम माया है। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम राज और एक का नाम राम है और मेरे पति का मोहन है, जिनको 2 साल पहले लकवा हुआ था। हम बस इतने जाने हैं। राधा सबका आधार कार्ड मंगाती है और देखती हैं कि राज घर पे नहीं है, इसलिए वो सभी घर वालों को बुलाती हैं और सभी आ जाते हैं। राज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई मुसीबत में है और राधा राहुल को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती हैं और राहुल से कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि राज माया के पास खुश नहीं है, और सभी जाने राहुल के घर जाते हैं और इस बात पर ही चर्चा करते हैं। दादी माँ बोलती हैं कि वो चाहकर भी राहुल के साथ कुछ नहीं कर सकती। वो राहुल को बहला रही हैं ताकि राहुल 16 साल का हो जाए तो वो आसानी से साइन करा सके। राहुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, मुझे लगता है कि राधा ने जो देखा वो सब ठीक है और दादी माँ को राज के पास ही जाना है तो माया के पास जाएं। और 1 मिनट, माया ने जनगणना में दादी का नाम नहीं लिया क्या? राहुल सोचता है कि माया ने दादी का नाम क्यों नहीं लिया। और उधर राधा अपने घर जा रही होती है तो देखती हैं कि माया किसी आदमी के साथ कहीं जा रही है। राधा उसका पीछा करती है पर वो कहीं गायब हो जाते हैं। राहुल के बहन की कल शादी है इसलिए वो राधा और बाकी सबको साथ में चलने को कहता है। राधा बोलती है, राहुल, जिस अनाथ आश्रम में पली बड़ी वहाँ के मेरे पिता समान एक आदमी है, क्या वो भी शादी में चल सकते हैं? राहुल भी हाँ कर देता है और कहता है, हम दादी माँ को शादी में ले लेते हैं। वो सभी दादी से पूछते हैं और दादी भी मान जाती हैं और अब राधा आश्रम जाती हैं और उनसे शादी में जाने के लिए कहती हैं और वो और कुछ भी बात करते हैं। राधा उनसे कहती है, ठीक है, काम हो जाएगा, आप शादी में आइए। अगले दिन सभी शादी में जाते हैं। राहुल पहले अपने घर वालों को बता देता है कि वो एक दादी माँ को लेकर आ रहा है। वहीं राधा और उस आदमी के मन में कुछ और चल रहा होता है। सभी राहुल के घर पहुँचे और राहुल ने सभी को अपने माता पिता से मिलाया और राहुल की माता जी ने भी दादी माँ के पाँव छुए और उन्हें अंदर ले गई और शादी का बचा हुआ काम बता दिया। दादी माँ बताए अनुसार काम करती हैं। वहीं राधा अकेली कुछ सोच रही होती हैं। शाम का समय बारात आने वाली थी। सभी ने तैयारी कर ली थी और बारात आ गई और सभी जाने उनसे मिले। राधा ने देखा बारात में माया भी आई है। ये देख राधा चौंक जाती हैं क्योंकि राधा के अलावा माया को कोई भी नहीं जानता। राकेश शादी में आया नहीं और दादी माँ घर के अंदर थी। राधा को लगा कि अगर वो माया से मिली तो उनका बनाया प्लान फेल हो जाएगा। वो जाकर राहुल को बात बताती हैं और कुछ देर बाद राहुल की माताजी कहती हैं कि वो दादी माँ को लेकर आ जाए। तभी राहुल कहता है कि उनकी तबीयत खराब है और राहुल सबका परिचय लेता है तो उसे पता चलता है कि माया तो उसकी बहन के पति की बहन है। और राहुल माया को अकेले देखकर पूछता है कि आप इन सब में से सुंदर हैं। तभी माया बोलती है कि अब मेरी शादी हो गई इसलिए आप कोई दूसरी लड़की पर ट्राई करिए। राहुल पूछता है कि आप कौन हैं, आपकी शादी किससे हुई? माया बोलती है कि मेरा नाम माया है, मेरी शादी सोहन नाम के व्यक्ति से हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं। और कुछ राहुल बोलता है, अच्छा, मुझे दुख हुआ कि आप शादीशुदा हैं लेकिन आपके ससुराल में कोई नहीं है। आपकी सास के कोई बेटी हैं? माया, नहीं, मेरे सास के 2 बेटे थे जिसमें से एक का कार दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, अब लगता है कि मुझे आपकी सास से ही पूछना होगा।
माया बोलती है, जी नहीं, क्योंकि मेरी सास को गुजरे 2 साल हुए हैं। राहुल ये जानकर हैरान हो जाता है, लेकिन माया की सास अगर नहीं है तो हमारे घर में रहने वाली दादी माँ कौन है? राहुल ये सोच रहा था कि आखिर माया की तो सास मर गई, तो दादी माँ कौन है, या फिर माया झूठ बोल रही है। इसी सोच में राहुल का रहा होता है कि तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि आपको कोई बुला रहा है। राहुल जाता है तो उसकी माँ कहती है कि राहुल बेटा, तेरी बहन के फेरे हैं, तू वहाँ चला जा। राहुल जैसे जा रहा होता है कि उसे माया और माया की माँ एक कमरे में दिख जाते हैं। वो उनकी बातें सुनता है। माया की माँ बोलती है, क्या हुआ उस राज का? अभी तक वो 16 साल का नहीं हुआ? पहले ही उसकी दादी ने मरकर आधी जायदाद दान कर दी, और फिर ये राज? नहीं मम्मी, इस राज को मैंने अच्छे से इलाज किया है, ये मेरी सारी बात मानता है और ये बिना कोई सवाल के पेपर्स पर साइन कर देगा। और माँ, रही बात आपके दामाद की, तो राहुल के 16 साल के होने पर मैं उन्हें जन्नत पहुंचा दूंगी, क्योंकि राज के साथ उनका भी तो अंगूठा चाहिए। राहुल सब बात सुन लेता है, पर उसे पता लग जाता है कि इन्हें ये नहीं पता कि दादी माँ जिंदा है। और राहुल देखता है कि उसकी बहन की शादी हो गई और राधा पहले ही दादी माँ को लेकर निकल जाती हैं और राहुल को बताती हैं। राहुल अपनी बहन को विदाई देता है और अभी भी उसके मन में एक ही बात चल रही है कि माया को ये नहीं पता कि दादी माँ जिंदा है। राहुल और बाकी सब वापस शहर आते हैं। राधा और आश्रम वाले आदमी के साथ राहुल के घर आती हैं और राहुल को कहती हैं कि राहुल, जो तुमने बात बताई वो मुझे पहले से ही पता थी। बाबा यानी कि आश्रम वाला आदमी इस बारे में जानते हैं और सभी दादी माँ के पास जाते हैं। तभी राहुल बोलता है कि राधा, तुम्हारे बाबा को कैसे पता? तभी वो बोलता है कि मैं जिस आश्रम में पहले काम करता था वो आश्रम की ज़मीन इन दादी की थी। जब इनका बेटा उस आश्रम में इन्हें छोड़ने आया था तो वो बहुत खुश था, लेकिन 2 महीने बाद वो फिर आया और कहा कि आप मेरी माँ को यहीं रखना, क्योंकि मेरी पत्नी सारी जायदाद पाना चाहती हैं और जो ये आपका आश्रम बना है ना, वो भी मेरी माँ की ज़मीन है। मेरी पत्नी ने मेरी माँ को वापस लाने के लिए भेजा है और अगर मैं उन्हें साथ ले गया तो वो इनसे अंगूठा लगाकर आपका ये आश्रम ले लेगी। इसलिए अगर आप ये साबित कर दें कि वह मर गई है तो यह जगह दान में चली जाएगी और दादी माँ अपने आश्रम में सुरक्षित रहेंगी। और आप जाके मेरी पत्नी को बता दो कि दादी माँ नहीं रही और मैं वकील को बुलाकर ये जगह दान कर दूंगा। और यही हुआ। और इसलिए माया को नहीं पता कि दादी माँ जिंदा है। और ये नहीं, जैसे उसे पता चला कि उसका पति उसके खिलाफ है, वो उसे मारना चाहती थी लेकिन मार ना सकी, क्योंकि जब राज 16 साल का हो जाएगा तो उसके साथ जायदाद में उसके पति के भी साइन चाहिए। और उसने अपने पति को ही विकलांग कर दिया ताकि वो और कुछ चाल ना चल सके। राहुल और कहता है कि आपको ये सब कैसे पता कि इन सब बातों में माया का हाथ है? तभी वो आदमी बोलता है कि मैं जब दादी माँ का झूठा डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कराने गया तो देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला है। मैंने आवाज़ लगाई पर कोई नहीं आया, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। तो माया अपने पति से बात कर रही थी कि तूने आधी ज़मीन तो गंवा दी, आज तेरी माँ जिंदा होती तो वो ज़मीन हमारी होती और तू तो सुधर गया, लेकिन मैं राज की ज़मीन लेकर रहूँगी और जब राज 16 साल का हो जाएगा तो मैं उसे और तुझे दोनों को ख़त्म कर दूंगी। राहुल बोला कि तुम माया की सच्चाई ये है, हो सकता है कि आपके छोटे बेटे और उसकी पत्नी को माया ने मरवाया हो। दादी माँ बोलती है, हाँ हो सकता है। उस दिन जब मेरे छोटे बेटे और उसकी पत्नी गांव जा रहे थे तो उनका मन तो बस जाने का था, लेकिन ठीक समय पर टिकट ना हो पाए और फिर उनके साथ ऋषि जाने वाला था, पर उसकी मौसी चल बसी और वो अपने गांव चला गया। राहुल बोलता है कि ये ऋषि कौन है? दादी माँ बोलती हैं कि वो मेरे घर का नौकर था, शायद अब भी है। और फिर कुछ देर बाद खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ने भी काफ़ी दिन तक छानबीन की पर कोई सबूत नहीं मिला। राहुल बोला, हो ना हो इन सब में ऋषि का भी हाथ है। तभी राधा बोली कि हम साथ में रहकर माया का पर्दा फाश करके रहेंगे। राहुल, तुम माया के पास जाओ, मैं जाती हूँ ऋषि के पास। क्या? सब एक साथ बोलते हैं कि मतलब मैं ऋषि से सच बुलाती हूँ। मेरे पास एक प्लान है, पर दादी माँ को हमारे साथ होना होगा। राहुल बोलता है कि प्लान क्या है तुम्हारा? राधा बोलती है कि मैं ऋषि के पास जाऊंगी और तुम राहुल दादी माँ को लेकर, दादी माँ मर चुकी हैं, ये माया को पता इसलिए है
कि हम माया को दादी माँ को भूत बनकर डराएंगे। सभी को प्लान अच्छा लगता है और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। राहुल को माया अच्छे तरीके से जानती है और राहुल का उनके घर जाना आसान था और राहुल जाता है। राधा सोच रही होती है कि ऋषि को कैसे मिले। इसीलिए एक दिन राधा जानबूझकर ऋषि के बाइक के सामने आ जाती हैं और गिर जाती हैं। ऋषि दौड़कर राधा को उठाता है और राधा उनसे कहती है कि माफ़ करिए, कोई बात नहीं। ऋषि ने कहा, आप कौन हैं? मेरा नाम राधा है और आप मेरा नाम ऋषि हैं। मैं मिस माया के यहाँ काम करता हूँ। राधा ने कहा, अच्छा, आप माया के पास काम करते हैं? आप माया को जानती हैं क्या? हाँ, मैं उनसे मिली हुई हूँ। कहाँ? मैं उनके घर गन्ना के लिए गई थी। उनके 2 बच्चे उनके पति थे, आप नहीं थे। ऋषि, वो मैं कुछ काम के लिए गया था। वैसे आप कहाँ रहते हैं? राहुल माया के घर जाता है और माया राहुल को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप यहाँ कैसे? अरे, इसी शहर में रहता हूँ और मैंने पता किया कि आप भी इसी शहर में रहती हैं। अच्छा, आप अंदर आइए। और आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर राहुल की नज़र दादी माँ की तस्वीर पर जाती है जिस पर हाथ चढ़ा हुआ रहता है। राहुल माया से पूछता है कि ये आपकी सास है क्या? माया हाँ कहती है और बोलती है, आपको कैसे पता कि ये मेरी सास है? राहुल कहता है कि ये इन दादी माँ को अच्छी तरीके से जानता है और कहता है कि वो जिस रूम में रहता है, इसके पास जो वृद्धाश्रम है, वहाँ वे रोज़ जाता है और सबसे मिलता है और वो दादी माँ को भी जानता था और कहता है कि इनका स्वर्गवास 2 महीने पहले हो गया और इनकी तो लाश भी नहीं मिली। सुना था कोई ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी और 4 जने गए थे उस दिन और सिर्फ दादी माँ की लाश नहीं मिली। सुना है कि ट्रक शराब से भरा था। माया को याद आता है कि ऋषि भी शराब का ट्रक चलाता है और 2 महीने पहले उसका ट्रक भी तो एक्सीडेंट हुआ था। और राहुल ये कहकर चला जाता है और राधा को कहता है कि काम हो गया, बाकी काम रात को हो जाएगा। और फिर उधर राधा ऋषि को कहती है कि आपने मुझे अपने सारे कारोबार के बारे में बताया, तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? ऋषि बोलता है, वो मैं जनगण वाली नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर हूँ और उन दिन माया जी के घर गई तो उन्होंने मुझसे कोई मरी हुई दादी माँ का आधा हिस्सा लेने के लिए साइन कराए। ऋषि बोलता है, पर उनके मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली गई। हाँ, पर हमने जिसे दान दिया है उससे पहले हमारे साइन होने ज़रूरी हैं। इसलिए माया जी ने जायदाद आधी दान की और आधी अपने बच्चे राज के नाम कर दी। पर माया ने राम के नाम कुछ नहीं किया क्या? ऋषि बोलता है। राधा बोलती है, नहीं, राम से उसे क्या करना, वो तो राज के पीछे पड़ी है और 2 दिन बाद राज 16 साल का हो जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी माया के नाम हो जाएगी, क्योंकि उसके पेपर मैं बनाने वाली हूँ और उसमें उसने सिर्फ अपना नाम रखा है। क्या कह रही हो? माया ने मुझे भी अपना हिस्सेदार बनाया है। राधा सारी बात रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि वो ऋषि से सच बुलाना चाहती है। राधा कहती है, क्या? पर उसमें से तुम्हारा नाम नहीं है। ऋषि गुस्सा हो जाता है और माया के पास जाने लगता है, पर राधा उसे रोक लेती है क्योंकि अभी रात का खेल बाकी था। राधा ऋषि को अपने घर ले जाती है और उसे चाय में नींद की गोली मिला देती है ताकि वो रात की माया के पास ना जा सके। इधर राहुल माया के घर पर दादी माँ को ले जाता है और माया को डराने के लिए अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। माया उठ जाती है, वो बाहर आती है और माया के बाहर आते ही राहुल दादी माँ को एक कुर्सी पर बिठा देता है और माया जैसे ही कुर्सी के पास जाती है तो दादी माँ को देख चौंक जाती है। माया डर से पूछती है कि आप यहाँ कैसे? आप माँ जी, आप? और माया कुछ नहीं बोलती। तभी दादी माँ कहती है कि चुप हो जा, पहले मेरे बेटे बहू को मराया और फिर ऋषि के ट्रक से मुझे मार डाला, पर तू देख लेना, मैं फिर आ चुकी हूँ और इस बार तो तू मुझे मार भी नहीं सकती। माया डर के बेहोश हो जाती है। राधा और राहुल लगातार माया और ऋषि से सच कैसे बुलवाएं। और अगले दिन माया जब उठती है वो अपने घर में होती है। उसे रात वाली बात याद आती है और तभी उनके घर में राहुल आ जाता है और माया से पूछता है कि क्या हुआ, आप बीमार लग रही हैं। माया कुछ नहीं बोलती और राहुल को तो पता होता है कि क्या हुआ। माया राहुल की तरफ देखती है और उसे बस इतना कहती है कि रात को उसने अपनी सासू माँ को देखा। राहुल बोलता है कि ऐसा कुछ भी होता, जो मर गए वो वापस नहीं आ सकते, पर माया मानने को तैयार नहीं थी और वो बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसने सास को देखा, पर उन्हें मरे 2 साल हो गए हैं, तो वो कल ही क्यों आई? कोई खास दिन आने वाला है क्या?
तभी माया को याद आता है कि राज का 16वां जन्मदिन आ रहा है। राहुल अपने घर चला जाता है और उधर राधा ऋषि को माया के खिलाफ भड़का रही थी। वो कह रही थी कि मैंने पता किया है कि 2 दिन बाद राज का जन्मदिन है और फिर सारी ज़मीन माया के नाम हो जाएगी। ऋषि बोला, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैंने भी तो इसमें उसका बराबर साथ दिया, मैं माया को सारी ज़मीन अकेले नहीं लेने दूंगा। उधर माया डरी हुई क्योंकि तांत्रिक को फ़ोन लगाती है और उसे घर पर बुलाती है और सारी बात बताती है। तांत्रिक पूरे घर में घूम लेता है पर उसे कहीं भी भूत नहीं दिखता और वो माया से कहता है कि उसे शायद वहम हुआ है। राधा उधर ऋषि से कहती है कि मैंने सुना है कि माया ज़मीन अपने नाम कर रही है, अपने पति और बेटे राम को बाहर निकाल देगी। नहीं, ऋषि बोला, माया अपने पति और राज को बाहर निकाल देगी। आपने गलत सुना। राधा खुश हो रही थी क्योंकि ऋषि धीरे धीरे सच बोल रहा था, पर राम के नाम तो वो कुछ भी नहीं कर रही है, सारा का सारा अपने और राज के नाम कर रही है। नहीं, तुम्हें कैसे पता? वो मैं उस वकील से बात करके आ रही हूँ जो ये पेपर तैयार कर रहा है। पर माया का राम बेटा ही है ना? राधा बोली, हाँ, पर माया के साथ सोहन का भी तो बेटा है और सोहन को तो बाहर निकालने वाली है, पर राम तो मेरा। और आगे ऋषि कुछ नहीं बोलता। उधर माया राहुल से कहती है कि ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है और मैंने अपनी आंखों से अपनी सास को देखा। राहुल बोलता है कि हाँ, पर कोई आपसे मजाक भी तो कर सकता है, शायद आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में। हाँ, हो सकता है, पर ऐसा कौन कर सकता है? फिर माया को याद आता है कि ऋषि ने तो उसकी सास को मरवाया था, पर ऐसा करने के लिए उसने ऋषि को नहीं कहा था। क्या पता ये ऋषि हो? और माया ने कहा, ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप अब घर जाएं और मुझे काम है। राहुल जानता था कि माया ने ऋषि पर शक किया था और उसने राधा को फ़ोन किया और कहा कि तुम योजना के अनुसार ये हमारा अंतिम पड़ाव है, माया वहाँ आ रही है, जैसा कहा था वैसा करो। राधा समझ जाती है और माया के आने से पहले वो काम कर देती है। ऋषि के घर माया गुस्से से आती है, पर आते ही उसे ऋषि तो नहीं दिखता, पर उसे उसकी सास दिख जाती है और माया गुस्से से पागल हो जाती है और वो ऋषि को आवाज़ लगाने लगती है। ऋषि दौड़कर आता है और माया उसे थप्पड़ मारती है। ऋषि को कुछ समझ नहीं आता। ऋषि कुछ बोलना चाहता है पर माया कहती है कि तुम कुछ मत बोलो। ऋषि फिर पीछे देखता है। दादी माँ को देख ऋषि डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। माया कहती है कि ओहो, इतना भी डरो मत, तुम तो मेरी सास को लेकर मुझे डरा रहे थे ताकि तू सारी जायदाद पर हक कर ले, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने तो अच्छा खेल खेला ऋषि, पर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। तुमने मेरी सास का एक्सीडेंट करवाया और उन्हें अपने घर ले आए ताकि सब लोगों को लगे कि वो मर गई। ये तुमने मेरी सास की ज़मीन हथियाने के लिए किया ना? ऋषि बोलता है कि क्या कह रही हो? धोखा तो तुम दे रही हो सारी जायदाद अकेले लेकर, और मैंने तुम्हारी सास का एक्सीडेंट कब करवाया? नहीं, तुमने करवाया। मेरी सास ने मुझे खुद बताया, मैंने नहीं करवाया, ऋषि चिल्ला कर कहता है। राधा बीच में बोलती है, इसने कहा ना एक्सीडेंट नहीं करवाया तो नहीं करवाया। हाँ राधा, मैंने ट्रक से इसकी सास का एक्सीडेंट नहीं करवाया। ऋषि गुस्से में रहता है और इसका फ़ायदा राहुल उठाता है। वो बोलता है कि तुमने इसकी सास का एक्सीडेंट नहीं करवाया तो ट्रक से किसका एक्सीडेंट करवाया? मैंने ट्रक से सोहन और उसकी पत्नी को मरवाया। ये बात सुनते ही चारों तरफ शांति छा जाती है। माया देखती है कि उसके सामने पुलिस खड़ी है और अब माया नाटक करते हुए ऋषि को मारने लगती है और कहती है कि मेरे देवर देवरानी को तूने मारा। और राज, जिसको राहुल लेके आया था, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, तुमने इस बच्चे को अनाथ कर दिया। तभी ऋषि अपने आप को छुड़ा कर बोलता है, तुम भी तो साथ थी, तेरे कहने पर मैंने इस बच्चे के माँ बाप को मारा। तूने कहा था कि हम प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे। और एक और बात, तेरा पति तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। वो राम भी तो हमारा ही बेटा है। और ये दादी माया की सास, ये भी जिंदा है। ये कहाँ थी ये मुझे नहीं पता। तभी पुलिस बोलती है, तुम दोनों अब सब यहाँ बोलोगे या फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर बुलवाऊँ? माया बोलती है कि हाँ, मैंने अपने देवर और देवरानी को मरवाया क्योंकि उनके एक बेटा हो गया और हमारे कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने एक प्लान बनाया और उन दोनों को गांव जाने के लिए कहा और ऋषि को उनको मारने भेजा और उसने अपने ट्रक से उन दोनों को ख़त्म कर दिया और फिर अपने पति को अपने जाल में फंसाकर अपनी सास की वारदा आश्रम भेज दिया और राज को अपने जाल में फंसा दिया। पर एक दिन मेरे पति को लकवा हो गया।
गया और फिर मैंने ऋषि से नाजायज़ संबंध बनाना शुरू किया और हमारा एक बेटा हुआ। पर ये मेरी सास को कैसे जिंदा है ये मुझे नहीं पता। राधा बोली, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी सास कभी मरी ही नहीं थी, वो तो हमारे पास थी। ये पूरा खेल मेरा और राहुल का था और राहुल ने माया को सब सच बताया। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जा रही होती है तो माया देखती है कि उसकी माँ सामने आ जाती है जिसे राहुल ने बुलाया था। माँ कहती है, माँ आप वो इस हालत में। माया की माँ कहती है, जैसे तेरी सास को तूने वृद्धाश्रम भेजा था उसी प्रकार मेरे बेटे ने भी मुझे अपनी पत्नी के कहने पर भेजा और मुझे पता चल गया कि वृद्धाश्रम में रहना कितना मुश्किल है। बेटा मेरी परवरिश में कमी थी जो मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी। इंस्पेक्टर साहब मुझे ही गिरफ्तार कर ले। और पुलिस तीनों के लिए जाती है। दादी माँ खुश थी और राहुल भी खुश था। दादी माँ ने कहा कि राहुल तुम्हारी और राधा की जोड़ी अच्छी है, तुम शादी कर लो। और दादी माँ अपने पोते राज को ले जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं और अपने राम को भी गले लगा लिया और अपने घर गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।